हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2011 का पेपर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखो। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। ए डबल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट masses m attached by massless strings of length l as shown in the figure। फिगर गिवन है आपको, काइनेटिक एनर्जी पेंडुलम की बनानी है। ये आपको एक मास दिया हुआ है m, जिसकी लेंथ l है, और इससे एक और अटैच्ड है जिसका मास m है, लेंथ l है। ये एंगल है θ2, ये एंगल है θ1। इसकी क्या निकालनी है आपको? काइनेटिक एनर्जी। ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ले लिए। काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखने के लिए क्या लिखना होगा? हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर। नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में रिजोल्व कर सकते हैं, तो वो कितनी होगी? हाफ एम x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m। अब इस मास के लिए लिखेंगे x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर। अब x1 और y1 कितना होगा? x2 y2 कितना होगा? देखो, l का cos θ1 वो तो होगा y1, l का sin θ1 होगा x1, तो l का sin θ1 होगा x1। तो x1 डॉट कितना होगा? l cos θ1 θ1 डॉट। ठीक है, नॉर्मली थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर दिया अपन ने। अब क्या करना है? y1 कितना है? l का cos थीटा, l cos θ1, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। l माइनस आ जाएगा sin θ1 डॉट, तो ये भी आ गया, x1 भी आ गया। x2 क्या होगा? देखो, ये l का cos थीटा, y2 होगा l का sin थीटा, तो l का sin θ1 और θ2 मिला के x2 होगा। ठीक है, अब देखो l का cos θ1 तो y1 हो गया। अब y2 कितना होगा? l का cos थीटा, यानी कि ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा? ये l sin θ1 x1 और फिर l sin θ2 x2, तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि l तो सेम है, sin θ1 प्लस sin θ2। तो अब आप इसका x डॉट कर लो, तो कितना आएगा? l cos θ1 डॉट प्लस l cos आएगा ना, cos θ2 डॉट है ये। y2 मैंने बता दिया आपको, y2 कितना आएगा? l cos θ1 प्लस l cos θ2, तो y2 डॉट कितना आ गया? l माइनस l sin θ1 डॉट माइनस l sin θ2 डॉट। y2 आ गया, x2 डॉट आ गया, ये x1 डॉट है और ये y1 डॉट है, तो अपने पास सारे आगे। अब अपन को क्या करना है? हाफ एम x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर, इसके अंदर इसकी वैल्यू रखनी है, यहाँ इसके अंदर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? देखो, x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर, l स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 डॉट स्क्वायर, l स्क्वायर sin स्क्वायर θ1 डॉट स्क्वायर। तो ये तो कॉमन है दोनों में, sin स्क्वायर θ1 cos स्क्वायर θ1 1 हो जाएगा, यानी कि अपने पास कितना आ रहा है इसका? इन दोनों को सोल्व करने पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? हाफ एम l स्क्वायर θ1 डॉट स्क्वायर। ठीक है, sin स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ1 1 हो गया। अब देखो x2 डॉट स्क्वायर, अब इसको पूरा सोल्व मत करा करो। अगर पेपर में टाइम बचाना है तो दिमाग में सोल्व किया करो, दिमाग में सोल्व करोगे टाइम बचेगा, लिख लिख के करोगे तो टाइम चला जाएगा सारा। x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर, देखो इसका ये प्रैक्टिस आप यही करोगे, अगर अपने प्रीवियस ईयर करते टाइम अपनी इन हैबिट में ले आओगे तो क्या होगा? पेपर में भी वैसे ही करोगे, क्योंकि जैसा अपन हैबिट्स होती है वैसे ही पेपर में करते हैं। अगर पूरा सोल्व करने की आदत है तो पेपर में भी पूरा सोल्व करते दिखाई देंगे अपन, और पीछे हो जाएंगे लोगों से। x2 डॉट स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, सिमिलरली इसका स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ l स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 डॉट स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ पे sin स्क्वायर θ1, यानी कि ये आ गया वापस, यही वाली टर्म आ गई, यानी कि इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? हाफ एम l स्क्वायर θ1 डॉट स्क्वायर, एक टर्म तो ये आएगी, फिर एक ये l स्क्वायर θ2 डॉट स्क्वायर, l स्क्वायर θ2 डॉट स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर θ1, तो यानी कि एक टर्म इसमें आ गई अपने पास, हाफ एम
एल स्क्वायर थीटा टू डॉट स्क्वायर। तो देखो एक तो ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी, यानी कि अगर इसमें से हाफ एम एल स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 2 थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस थीटा 2 डॉट स्क्वायर, और ऑप्शन सोल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि आगे 2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट दिया हुआ है। बस डिफरेंस क्या है, कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 और कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2, यानी कि सोल्व करना पड़ेगा। तो यहां करोगे 2ab यानी कि 2l स्क्वायर कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 और थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट आएगा। यहां सोल्व करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 2l स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट। देखो क्या आ गया, कोस ए कोस बी प्लस प्लस है ना इधर साइन ए साइन बी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, कोस ए माइनस कोस बी, यानी कि कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब वो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो कम से कम कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, दिमाग में करने की कोशिश करो जितना कर सकते हो, और ऑप्शन की हेल्प भी लिया करो। जैसे क्या पता ए कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 वाला ऑप्शन ही सिर्फ एक होता, बाकी ऑप्शन ही ऐसे होते कि जो अपने आंसर में ही नहीं होते, तो अपन पूरा सोल्व भी ना करते, ये टर्म भी ना लिखनी पड़ती है अपन को। टाइम बचाना है, कम से कम टाइम में क्वेश्चन करना है बस। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखो कोशिश करो सोल्व करने की, मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पे। द पोटेंशियल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, पोटेंशियल की फॉर्म गिवन है -a/r6 प्लस b/r12। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन। देखो इक्विलिब्रियम सेपरेशन आ गया, मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट सेकंड डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसके बाद उसने क्या बोला पोटेंशियल की वैल्यू। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या करना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर लिया इक्वल टू 0, आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू में पुट कर दो, वही पूछा उसने। तो स्मॉल ऑसिलेशन पे एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, बहुत इजी है, जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे इसको। -a/6 प्लस b/12, एक बार डिफरेंशिएशन करो इसका, एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो ये कितना आ गया 6a/r⁻⁷ r पावर -6 का करेंगे +6/r⁻⁷, और ये आ जाएगा -12b/r⁻13। ठीक है, और इसमें से कॉमन ले लो r⁻13, तो ये आ गया 6a/6 -12b इक्वल टू 0, तो 6a/6 कितना आ गया 12b, तो r⁻6 कितना आ गया 2b/8। अब आप सेकंड डिफरेंशिएशन करोगे इसका इक्वल टू 0, सेकंड डिफरेंशिएशन करोगे, इस r की वैल्यू पुट करोगे, वो ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा मतलब मिनिमम है, तभी तो क्वेश्चन पूछ रहा है, वरना तो क्वेश्चन उठने का सवाल ही ना पैदा होता। तो अपन को पता है ये एक ही आई है अपने पास, तो यही अपने पास क्या होगी, इक्विलिब्रियम सेपरेशन होगी। तो पोटेंशियल के अंदर रख देंगे, बस पोटेंशियल के अंदर रखेंगे, कितना आएगा -a/r⁻6 कितनी 2b/8 प्लस b/12 लेंगे इसका स्क्वायर, यानी कि 2b/8 का स्क्वायर 4b² एक भी से एक भी गया 4b, यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो 4b, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर -2a² प्लस a², कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था, 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन होना चाहिए वाला। जब आप एग्जाम में हो गया, कोई भी प्रीवियस ईयर कर रहे हो, खुद से तैयारी कर रहे हो या मॉक टेस्ट कर रहे हो, फट से 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन होना चाहिए। स्मॉल ऑसिलेशन वाला तो 3.5 नंबर फ्री के हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ट्राई करने की कोशिश करो, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। 2 पार्टिकल्स ऑफ आइडेंटिकल मास मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अंडर पोटेंशियल ½ के r²। लेट L1 L2 be angular momenta and R1 R2 be radii of the orbits। L1 by L2 का रेशियो आपको दिया हुआ है 2, पूछ रहा है R1 by R2 की रेशियो कितनी होगी, √2 होगी, 1/√2 होगी, 2 होगी और 1/2 होगी। सेंट्रल फोर्स का क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। जब भी आपको पोटेंशियल दे दे सेंट्रल फोर्स के अंदर, तो आपने को क्या लिखना है, V इफेक्टिव। कभी मत बोलना सेंट्रल फोर्स के अंदर अपने V नहीं लिखते, V इफेक्टिव लिखते हैं, क्योंकि उसके अंदर एंगुलर मोमेंटा भी आता है। V इफेक्टिव का फॉर्मूला कितना होता है, L²/2mr² प्लस जो भी पोटेंशियल आपको गिवन हो वो कितना है, ½ के r²। अब उसने क्या पूछा है, L1 L2 का रेशियो दिया हुआ है, R1 R2 का पूछा है। देखो L और R के अंदर रिलेशन कब आएगा, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे इक्वल टू 0 पुट करोगे, तभी तो वो क्या आएगा, सर्कुलर ऑर्बिट में स्टेबल इक्विलिब्रियम में मूव करेगा, अदरवाइज तो उसका मोशन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा।
एक पॉइंट पे वापस आएगा ही नहीं, कहीं और चला जाएगा, अनबाउंडेड मोशन हो जाएगी, अपने को बाउंडेड मोशन रखनी है। तो v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो कितना आएगा माइनस r पावर -2, तो -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mr3। इसका करेंगे kr, r स्क्वायर का 2r, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू 0 पुट कर दो, यही करते हैं। तो kr की वैल्यू कितनी आ गई l स्क्वायर बाय mr3, तो l स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया r पावर 4 के, यानी कि l प्रोपोर्शनल आ गया r स्क्वायर के, यानी कि l1 बाय l2 इक्वल टू r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर। l1 बाय l2 कितना दिया हुआ है 2, r1 बाय r2 कितना आ गया √2। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना है कि इफेक्टिव पोटेंशियल लगाना है। जब भी सेंट्रल फोर्स का क्वेश्चन कोई भी आ जाए ना, इफेक्टिव पोटेंशियल का यूज करना है और जो भी पूछ रहे हैं वो करना है। सारे क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर के जितने भी अपने डिस्कस करेंगे ना, तो उसके अंदर आप देखोगे वी इफेक्टिव लिखना है और सेम प्रोसीजर करना है, कभी डिफरेंशिएशन करना है, कभी इक्वल टू 0 पुट करना है और ये सब रिलेशन निकालने हैं। तो √2 इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप आप ये आपसे क्वेश्चन हो रहे होंगे, इजी क्वेश्चन हैं बिल्कुल ही, भी तो टफ क्वेश्चन आएंगे। और ये तो 2011 है, अब तो 2021 आ गया, 10 साल पीछे चल रहे हैं। मतलब अपन 10 साल के अंदर तो एग्जामिनर ने कैसे कैसे नए नए क्वेश्चन तैयार कर लिए होंगे, तो अपन को ये क्वेश्चन तो दिमाग में सोल्व हो जाने चाहिए चुटकियों में, ताकि जो अब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे या मॉडिफाइड एडवांस लेवल आएंगे वो अपन कर सकें, उसको सोच सकें कि भाई करेंगे कैसे, वरना तो पता ही नहीं लग रहा, ब्लैंक हो गया माइंड, वो क्वेश्चन कैसे करें, ये तो नया सा आ गया, कभी किया नहीं हुआ। ऐसा बहुत होता है एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर तो मेनली यही होता है, अपने घबरा जाते हैं क्योंकि अपने पास टाइम तो होता नहीं है इतना। अब अगला क्वेश्चन अपने करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इनसाइड ए बाउल, द सरफेस ऑफ द बाउल इज गिवन बाय, एक कोई बाउल दिया हुआ है आपको, ठीक है, इसकी जो सरफेस है z वो किसमें है 1/2 ax² + y², वेयर इज ए कांस्टेंट, लैग्रांजियन पूछ रहा है, लैग्रांजियन मतलब t - v, ठीक है। अब लैग्रांजियन लिखने के लिए t लिखना आना चाहिए, v लिखना आना चाहिए, v तो सबको लिखना आता है mgh, ठीक है, लेकिन t लिखने के लिए अपने को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए, पोलर कोऑर्डिनेट्स 2 डायमेंशन वाले आने चाहिए। ये सारे आते होंगे तब भी अपन लैग्रांजियन बना पाएंगे, वरना काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख पाएंगे, काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख पाएंगे तो लैग्रांजियन नहीं लिख पाएंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा खेल खेल दिया उसने क्या दे दिया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए। देख लो r² sin² θ 5.2 r² sin² θ किसके अंदर आता है, स्फेरिकल के अंदर, और बाकी जो ऑप्शन है 3 वो है आपके सिलेंड्रिकल के। चेक करना पड़ेगा आपको कैसे, स्फेरिकल है कि सिलेंड्रिकल है, कैसे चेक करोगे, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म देखो, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म देखो, बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, इसके अंदर तो कहीं पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ रही। ये जो माइनस लिखा है ना, माइनस करके GAR², तो ये पोटेंशियल की टर्म है, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म कैसे आएगी, तो आनी है पोटेंशियल एनर्जी की टर्म, तो ACD आंसर, बी तो यूं ही रॉन्ग हो गया, कई बार तो ऑप्शन से ही आंसर हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, मैं मान लेता हूँ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है, x क्या होता है r sin θ cos φ, मैं मान रहा हूँ आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम आते होंगे, नहीं आते होंगे तो बता देना, करा देंगे, r cos θ, ठीक है। अब देखो mgz, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgz, z मतलब r cos θ, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है, तो एक और ऑप्शन है, z को क्या लिख सकते हैं 1/2 ax² + y²। अब x² + y² कितना है, r² sin² θ cos² φ, r² sin² θ sin² φ, यानी कि r² θ कॉमन, r² sin² θ कॉमन, sin² φ cos² φ 1, तो यानी कि इसका आ रहा है mga/2 r² sin² θ। sin² θ वाली टर्म आ रही है क्या पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, देख लो कहीं पे ही नहीं आ रही, इसका मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज नहीं होंगे, कौन से यूज होंगे, सिलेंड्रिकल। तो खेल खेलेगा इस क्वेश्चन के अंदर, वो आपको बताया नहीं उसने कौन से सिस्टम कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे, खुद देखना पड़ेगा कौन सा सिस्टम यूज हो रहा है। तो अब यूज करते हैं सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या होता है, z होता है, ये r cos φ होता है, r cos θ r sin θ, ठीक है, फाई ले लो, तो इसमें फाई यूज किया हुआ है, थीटा दिया होता तो थीटा यूज कर लेते। अब पोटेंशियल एनर्जी भाई mgz, z किसके इक्वल है, a/2 x² + y², x² + y² कितना है sin² φ + cos² φ 1 r²,
तो कितना आ गया 1/2 m, अगर मैं कॉमन ले लूँ क्योंकि हर में क्वेश्चन में कॉमन है, तो ये आ गया ए जी आर स्क्वायर। अब देख लो ए जी आर स्क्वायर किस किस में है, ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है। चलो एक कहानी तो अपनी सही होगी। अब अपन को काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कितनी होती है। सिलेंड्रिकल के अंदर कितनी होती है, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। और यही अगर ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता तो हाफ एम आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर, जो कि ऑप्शन है सी। तो सी तो गलत हो गया, ए अपना वैसे ही गलत हो गया, बी अपना गलत हो गया। ए ऑप्शन हो सकता है या तो डी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब इसको जेड डॉट की वैल्यू निकालो। जेड कितना है, ये रहा जेड ए आर स्क्वायर बाई 2। तो जेड डॉट कितना आ गया, आर स्क्वायर का करेंगे 2r, 2 से 2 कैंसिल, ए आर और आर का करेंगे आर डॉट। तो जेड डॉट स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर। आर डॉट स्क्वायर ये वाली टर्म, आर डॉट स्क्वायर ये वाली टर्म, कॉमन क्या आएगा, आर डॉट स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर। किस में है, डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन अपना सही हो गया, क्योंकि बी तो अपना वैसे ही गलत हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म ही नहीं आ रही। सी गलत हो गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो वो तो पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आ गए, गलत हो गया। ए या डी, ए और डी में से ये वाली टर्म कहाँ बन रही है, आर डॉट स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो डी ऑप्शन में बन रही है। तो डी ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपने। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पढ़ देता हूं मैं। क्वेश्चन है, कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड टू ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ मास m if particle starts from rest at t equal to 0 its speed after time t। रिलेटिविटी कंसेप्ट यूज हो रहा है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की बात हो रही है। कांस्टेंट फोर्स F क्या होता है, dp by dt, पता है अपन को, न्यूटन सेकंड लॉ, वेरी इजी। F कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो F कितना आ जाएगा, pt ft प्लस c। टाइम इक्वल टू 0 पे वो बोल रहा है रेस्ट से शुरू हो रहा है, रेस्ट से शुरू हो रहा है मतलब वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो मतलब मोमेंटम जीरो, मतलब t जीरो p जीरो, तो c कितना आ गया, 0, यानी कि p किसके इक्वल आ गया, ft के। अब रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो p किसके इक्वल होता है, mv, और m अपने को पता है किसके इक्वल होता है, m नॉट, जो कि होता है रेस्ट मास। ये होता है रेस्ट मास आपका 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट। इतनी रिलेटिविटी तो आती होगी, ठीक है। m की वैल्यू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट v इक्वल टू एफ टी, क्योंकि c तो 0 आ चुका है अपना। अब देख लो बस v तो निकालना है आफ्टर टाइम t, तो स्क्वायर कर दो, m स्क्वायर m नॉट स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू f स्क्वायर t स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर c स्क्वायर। तो कॉमन ले लो, कॉमन क्या, एलसीएम ले लो, c स्क्वायर, तो ये आ गया सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। नहीं अपन को तो वी स्क्वायर इकट्ठा करना है ना, वी स्क्वायर अपन को क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो अपन क्या करेंगे, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इधर ले आओ, एम नॉट स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। कैलकुलेशन ये कुछ नहीं करना, अगर कैलकुलेशन दिमाग में करने की कोशिश करो। देखो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ऐसा तो कुछ है ही नहीं रहा, एफ टी बाई एम। बी ऑप्शन tan हाइपरबोलिक, सवाल ही पैदा नहीं होता। सी ऑप्शन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कहाँ बन जाएगा, एक्सपोनेंट रूट कर रहा है अपन को, तो रूट कहाँ आ रहा है, डी ऑप्शन। सीधा टिक करो, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। टाइम बचाना है तो ऐसे क्वेश्चन करना पड़ेगा, वरना तो अपन पीछे हो जाएंगे बाकी लोगों से।